बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एपिसोड नंबर सेकंड, सीज़न नंबर 1, क्लास 9th केमिस्ट्री। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ जो रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो डाटा है वो हमारा जो पेज नंबर 3 है वहाँ से और 4 से है। अब इन ब्रांचेस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी वो ब्रांचेस हैं जो कि एमसीक्यूज जहां से फ्रेम हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग है, उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो समझना पढ़ना अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में कहाँ पे इसका यूज है वो भी आपको पता होना चाहिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप चूज करते हो ना, तो आगे चल के आपके लिए जो फील्ड बचेगा वो कौन सा होगा। आपने फूड डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, फूड डिपार्टमेंट सही है, पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से, है ना। अब ये जो इंस्पेक्शन करते हैं, ये जो चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं भी किस रेस्टोरेंट में या किस जगह के ऊपर जो क्या क्वालिटी है पानी की, खुराक की या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की, या फिर अगर किसी जगह के ऊपर कोई मेडिसिन बन रही है या कोई आपको पता है वो कैप्सूल मिलते हैं, प्रोटीन वाले कैप्सूल मिलते हैं, विटामिन वाले कैप्सूल मिलते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इनको बनाने के लिए सबसे बनाने से पहले चेक किया जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या मैच कर रही है एसओपीज के साथ जो दिए गए हैं उनके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का मार्केट में भेजने से पहले, इवन मेडिसिन को भी आपको एनालिसिस की ज़रूरत होती है। मतलब ये हुआ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन में लेके चलते हैं बैचलर प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पे जाके फिर ये जो फील्ड्स हैं इनके अंदर आपको जॉब्स जो हैं वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी फूड डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई थी, मैंने देखी थी, उसमें वो लोग माइक्रोबायोलॉजी वालों को ले रहे थे, बायोकेमिस्ट्री वालों को ले रहे थे, सही है। और जिनकी स्पेशलाइजेशन थे एनालिटिकल केमिस्ट्री, डेफिनेटली उनके लिए तो ओपन ही है वो चीज़ें, सही है। और बहुत हैंडसम पैकेज है, 2 लाख 3 लाख राउंड अबाउट था वो उनका स्टार्टअप था। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये वाली फील्ड आगे जाके स्पेशलाइज्ड करते हो तो ये चीज़ें आपके पास बचेंगी, लेकिन याद रखना कंपटीशन के बगैर नहीं पहुंच पाओगे वहां पे। अगर सीट 5 निकली हैं, 2.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स डैट कि वो आपके लिए नहीं है, वो पूरे सभी लोगों के लिए है। तो आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा, समझ में आई ना बात। तो कंपटीशन में कब आओगे, जब आपके पास सबसे बेहतरीन आपके पास डाटा होगा, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। तो इसलिए बेसिक लेवल से जो है आप लोग अपनी जो है वो अपनी ग्रिप को मजबूत करें। और आपके लिए एक नेमत है ये कि नई किताबें आई हैं और पुरानी किताबों से आपको छुटकारा मिला है, आपको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने का मौका मिला है। क्योंकि वो पहला पुराना स्टाइल जिसमें एक आप कह लो कि मशीन के अंदर डाल दिए जाते थे बच्चों को और फिर उसके बाद उसको चंक के फॉर्म के अंदर ले आते थे, बच्चा पढ़ लेता, उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता उसने क्या करना है। तो बेहतर ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें, आपको पता होना चाहिए कि अभी से आपका मोटो क्या है, गोल क्या है, अचीव क्या करना है आपको। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि रियल लाइफ में किधर लग रही है और किस लिए ये यूज हो रही है, एनालिसिस के लिए यूज हो रही है। क्लियर होगी बात। जो बच्चे यहाँ पे नए बैच में हैं वो जरा देख के मुझे बताएं, समझ में आई पूरी बात सब बच्चों को? हरिओम जल्दी बताइए। ठीक है, अब बेटा इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। बस ये इतना सा लफ्ज याद कर लो, डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनका जो एनालिसिस होता है बेटा वो किस में आएगा, वो इसी ब्रांच के अंदर आ जाएगा। अब ना पेपर वाले जो है, जो पेपर बनाएंगे वो बड़े तेज हैं। अब आपकी बुक के अंदर उन्होंने पता क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एनालिसिस करने के लिए आपको सेपरेशन करना पड़ता है, आपको उस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है, आपको उसकी कंपोजिशन को एनालाइज करना पड़ता है, कंपोजिशन एनालिसिस। ये सारी चीजें आपकी बुक के अंदर उसने लिखी हैं कि लेट्स सपोज दैट आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि बताइए ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस कंपाउंड में जो मजीद हल चीजें हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या वो सही अमाउंट के अंदर है या नहीं है। अगर वो एमसीक्यूज में पूछ ले
कि बताइए कि आपके पास जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है क्या वो किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के साथ लिंक करेगी। अब फिल्ट्रेशन का डायरेक्टली तौर पर तो वहां पे जिक्र ही नहीं है भी बहुत सिंपल चीजें हमें पता है कि हम पानी से चीजों को अलग करने के लिए यूज करते हैं, राइट ना। तो बच्चा वहां पे नर्वस हो गया कि ये कहां से आ गई। भाई फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है ना बेटा वो सेपरेशन टेक्निक है एक, समझ में आई ना बात। तो ये आपने याद रखना, ये भूलना नहीं है कि सेपरेशन जो फिल्ट्रेशन है वो इसी की ही कैटेगरी के अंदर आएगा, तो इसको साथ में लिख लो क्योंकि बुक बोल के नहीं बोलेगी कि सेपरेशन का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है, इसलिए इसको लिखो जल्दी से। इसी तरह से आपने छोटे क्लासेस के अंदर क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो भी एक सेपरेशन टेक्निक के अंदर आती है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से आपने सब्लिमेशन का नाम सुना होगा, इसी तरह से आपने क्रिस्टलाइजेशन का नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना लेकिन ये टेक्निक लिख लीजिए कि ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं और ये कहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ब्रांच से रिलेट करती हैं तो आपने डेफिनेटली तौर पर बताना ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने पता क्या स्टडी करना है, हमने बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपोजिशन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, जब हम उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं वो किस में आएगा, वो बायोकेमिस्ट्री में आएगा। मैंने कल जब पढ़ाया था, आपने देखा है वो लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये एक और ब्रांच के अंदर मैंने इंक्लूड किया। तो जल्दी से बताओ कौन सी ब्रांच थी, अरे अब जल्दी बोलो। नहीं 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 ये नहीं थी बेटा, नहीं थी। इन्वायरमेंट में कहां से आ गई ये चीजें, हाँ एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमने पता क्या स्टडी करना है, हमने लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, उनमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है, समझ में आ गई बात। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये बात आपने हर एक के अंदर लिखनी है, किस चीज को स्टडी करना है, स्टडी ऑफ लाइफ बाय या थ्रू केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। यानी कि हम जब ये स्टडी करते हैं कि लाइफ जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसके लिए बुक में वर्ड यूज हुआ है केमिकल प्रोसेस, तो मैंने सिंपल वर्ड आपके लिए लिख दिया, नंबर नहीं कटेंगे, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसी तरह से इसके एग्जांपल में आपने ये याद रखना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे पास लिपिड्स हैं, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे बेटा किस में आएंगे, ये बायोकेमिस्ट्री में आएंगे। हमने ये स्टडी करना है इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब इनका स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल जो है ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, ये किस में स्टडी करेंगे, इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। मजेदार बात क्या है कि इसका भी एक नाम है इन मॉलिक्यूल्स का। इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो अगर कभी एमसीक्यूज में उसने पूछ लिया ना कि बायो की कौन सी वो ब्रांच है जो बायोमॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है, तो वो बायोकेमिस्ट्री ही होगी। इसी तरह से अगर वो कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है आपसे, बताइए कि जो केमिकल रिएक्शन है एक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स में हो रहा है, कौन सी वो ब्रांच है जिसमें हम फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे, तो आपने कहना है वो बायोकेमिस्ट्री ही है। कौन सी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टडी करोगे, तो आपने कहना है उस ब्रांच का नाम भी बायोकेमिस्ट्री ही है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस है और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये हर प्लांट के अंदर हो रहा होता है, समझ में आ गई बात। तो ये आपने याद रखना है, ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियस के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको किस में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक्चुअल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें हम पता क्या स्टडी करते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ये जो जहां से बिजली पैदा होती है, तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी भी इसी में आती है। तो मैं सिंपली तौर पर आपने याद रखना है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, with study of chemical reactions taking place in nucleus, न्यूक्लियस के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आप क्या नाम दोगे, उसको आप नाम दोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जो भी बच्चे का वर्क होगा ना जिसने एवेलुएट करवाना है वो अपनी असाइनमेंट बना के इस नंबर के ऊपर शेयर कर देनी है, आपको मैं एवेलुएट करके दे दूंगा 0302776296 4।
आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे के सारे, जितने भी आपके एपिसोड्स हैं, सीजन्स हैं, वो आप सीक्वेंस वाइज शेयर किए जाएंगे। आपको कोई भी स्टडी करना है, सर्च करना है, तो आपको एपिसोड्स लिखना पड़ेगा और सीजन लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट कल का आपको लेक्चर चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एपिसोड नंबर 1 सीजन नंबर 1। आपको बायो का चाहिए, आप लिखोगे सीजन नंबर 3 एपिसोड नंबर 1। समझ में आ गई बात? इसी तरह से बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए भी आपको इस नंबर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। ये तो आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ न्यूक्लियर रिएक्शंस, बेटा थोड़ा वास्ट होकर पढ़ना है आपने, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कंसेप्चुअली स्टडी ऐड होगी आपकी बुक में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम सुने हैं सब लोग? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने एटम बम पाकिस्तान के लिए बनाया, राइट? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि हमारा एक्चुअल में हीरो भी है, लेकिन हमने उसको जिल्लत और रुस्वा करके पाकिस्तान से आप एक किस्म का मतलब कर दिया उस बंदे को। हालांकि उसको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए था। पाकिस्तान का ये तारीख रही है कि जिस बंदे ने भी पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान ने उसके लिए कभी अच्छा नहीं किया। वो बेशक फिर आपके पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, वो बेशक डॉक्टर अब्दुल सलाम हो जिसने नोबेल प्राइज आपके लिए, बेशक वो बाबर आजम हो जिसने आपके लिए कई सेंचुरीज बना दी। आप हमेशा ऐसे ही करते रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने ही आप कह लें कि कमजर्फ होते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इनके फेवर में ना जाएं तो चूँ चाँ करना शुरू कर देते हैं। फजूल लोग हैं यहाँ के। ठीक है, थोड़ा बेहतर हो जाइए, आप बिहेवियर अच्छा कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब अपने अंदर जो है वो पेशेंस को लेके आइए। अगर ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई, एक बंदा है जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, उसने ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं थोड़ी सी, लेकिन उसने आपको सेव भी तो किया था ना। तो आपने क्या किया? आपने सारा इल्ज़ाम उस बंदे पे लगा दिया। अब मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि इस चीज़ का इल्ज़ाम, बेटा बस ये याद रखो कि पाकिस्तान के अंदर यही होता है। तो ये बहुत सोच समझ के आपने स्टेप्स लेने अपनी लाइफ में। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो बंदा कहाँ से, किस फील्ड को उसने अडॉप्ट किया था? डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, डॉक्टर कदीर खान जो है, जो इसने न्यूक्लियर वगैरह रिएक्शंस किए, वो डेफिनेटली न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर गया होगा ना, वहीं पर स्पेशलाइजेशन करके उसी के अंदर जो है वो फिर उसने महारत हासिल की। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये इससे डील करती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं, इसी में आता है। मुझे बताओ कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम, इस्तेमाल करते हैं। सही है, ये एक न्यूक्लियर मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है? ये एक न्यूक्लियर मटेरियल है। बताओ कमेंट के अंदर जल्दी से बताना है कौन सा वो कंट्री है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यूरेनियम को हम एक येलो केक भी इसका दूसरा नाम होता है येलो केक। तो बताओ किस कंट्री के अंदर येलो केक सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये आपने मेरे को बताना है, जल्दी से बताओ अभी, अगर पता है तो बताओ। हरी 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 बगलोल हुआ पाकिस्तान में कहाँ से आ गया? नहीं बेटा, इंडिया में भी नहीं है। चलो मैं हिंट देता हूँ, सेंट्रल एशिया के अंदर है, छोड़ो इसको। सेंट्रल एशिया कंट्री है, तो जल्दी से आपने सर्च करके मेरे को बताना है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलीमर केमिस्ट्री आ गया। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नाम देंगे मोनोमर का। जब ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं ना, तो मोनोमर्स के मिलने से क्या बनेगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको क्या नाम दोगे? जिसको पॉलीमर का नाम दे दोगे। ठीक होगी बात? तो आपने कहना था ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमर, वो किस में आएगा? पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर, फिर आपने पॉलीमर की डेफिनेशन भी लिखनी है, बुक में भी लिखी गई है। पॉलीमर is made up of repeating subunits known as monomers। ठीक है, मतलब मोनोमर्स के मिलने से क्या बनता है? पॉलीमर्स बनता है। ये आपने याद रखना है, ये इसी में आ जाएगा। इसी तरह से इसकी एग्जांपल अगर देखिए तो एग्जांपल में आपने याद रखना है। अगर सेलुलोज की बात कर लेते हैं तो ग्लूकोज जो है वो एक मोनोमर है, उसके बार बार जो है उसके मिलने से क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। बताओ, मैंने प्लांट में उधर पढ़ाया बायोलॉजी के अंदर, कौन सा वो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल के अंदर जो है वो सेलुलोज पाया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, हरी अप। गुड, शाबाश बेटा। प्लांट के अंदर जो प्लांट के सेल वॉल होते हैं ना, उसमें क्या होता है? उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज मोनोमर के मिलने से बनता है। इसी तरह से अगर प्रोटीन्स की बात कर लें तो ये अमीनो एसिड के मिलने से बनती है। न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लें तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो ये आपने जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखते जाना है सबके साथ। अब हम बात करते हैं जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब क्या होता है? जियो तो ऐसे, जियो तो वैसे,
कैसे जियो चैंपियन ट्रॉफी में, हार के जियो, कैसे जियो, इंडिया से डैश होके जियो। क्या लगता है मेरे को, गैस करके बताओ यार, क्या इंडिया से जीतेंगे कि नहीं इस बार? 1-2 दिन रह गए हैं, जल्दी से बताओ, कान में बता देना, ज्यादा ढिल्ला गुल्ला नहीं करना। जियो केमिस्ट्री बाद में कहेंगे ना कि हमने हमें बोल दिया कि हार गए, उसके बाद सही है। इसी वजह से जियो केमिस्ट्री की बात करें ना, तो जियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जमीन किससे मिलकर बनी है, उसमें मिनरल्स कहाँ से आए, सही है, उसमें जो उस अब कह लें रिसोर्सेज हैं, सोर्स हैं, वो कहाँ से आई चीजें, ओर्स कहाँ से आई, वो किसमें आएंगे, जियो केमिस्ट्री। सो सिंपल याद रखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज नोन एज द जियोकेमिस्ट्री। सिंपल से डेफिनेशन याद रखनी है, जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, पहली वाली लाइन आपने लिखते चले जाना है। क्लियर होगी बात? ये किस में आएगा, ये जियोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। समझ आ गई बात? जियोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे, हम मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सोने के पहाड़ मौजूद है, रिकोडिक, रिकोडिक ये बलूचिस्तान वाली एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारी मिनरल्स पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर सोने के पहाड़ भी पड़े हुए हैं। ये बस हमें फारग लोग हैं, निकालते ही नहीं है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। हालांकि इनको चाहिए था कि ये उनको इस्तेमाल करते रिसोर्सेज को, जितनी अशद ज़रूरत है हमें वहाँ से फ़ायदा हासिल करना चाहिए था, बट सब फारग है। मेडिसिन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं डायग्नोज ऑफ मेडिसिन या फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of diagnosis, that deals with the study of diagnosis of medicines and its formation। बस डायग्नोसिस ऑफ मेडिसिन लिख लीजिए, तो ये किस में आएगा, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पर याद रखना है कि हम स्टडी करते हैं कि ये बनती कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन एंड कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन। जो बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं वो नीचे वाले पॉइंट्स भी लिख लें कि डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन। जिन्होंने नहीं करना वो ऊपर वाले लिख के काम खत्म करो। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम उन कंपाउंड्स एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड लिख लो प्रेजेंट इन स्पेस, प्रेजेंट इन स्पेस इज नोन एज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगी, ये आपने इस तरह से याद रखना है। अब उसके बाद ना एक एक्सरसाइज लिखी गई थी, पेज नंबर के ऊपर ओपन करो, अगले पेज के ऊपर 4 के ऊपर आओ, वहां पर एक्सरसाइज में ये लिखा गया, सारे बच्चे ओपन करो जरा, अरे पेज नंबर 4 पे आओ, वहां पे लिखा गया है अ ल्यूनर मिशन हैज सेंट ब्रॉड अ सैंपल फ्रॉम द मून, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वर देन कैरिड आउट ऑन पुट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू। भाई उन्होंने क्या बात कर दी, उन्होंने कहा कि एक ल्यूनर मिशन है, ल्यूनर मिशन का मतलब चांद के ऊपर एक मिशन भेजा गया है। मेरे को बताओ कि दुनिया का सबसे पहला जो ल्यूनर मिशन भेजा गया था उसका नाम था अपोलो 11, जो सक्सेसफुल रहा था, अपोलो 11 चांद के ऊपर। पाकिस्तान ने भी पिछले साल जो है वो चांद के ऊपर अपना प्रोब भेजा है। जल्दी बताना है कि उस प्रोब का नाम क्या है, हमने जो भेजा है, और कंट्री जिसकी मदद से भेजा है वो आप सबको पता है होगा, गैस करो, अरे चाइना। समझ आ गई बात? तो हमने चाइना वाले अपना ना वो भेज रहे थे, रॉकेट भेज रहे थे, सैटेलाइट भेज रहे थे, हमने कहा चाइना प्लीज आप तो जा ही रहे हो, आपका तो वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, अभी दुनिया में पहला कंट्री वो गया, दूसरा कंट्री ये गया, तीसरा कंट्री वो गया, तो हमारा भी साथ में ले जाओ, ताकि हमारा भी तो लिस्ट में नाम आ जाए कि भाई ये कंट्री भी पहुंचा हुआ है चांद के ऊपर, तो हम लोग भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप जहाँ पे रहते हो वही चांद है। क्यों? क्योंकि चांद पे ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, हमारे पास भी नहीं है, तो हम तो चांद पे ही रह रहे हैं ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग भी उधर ही रह रहे हैं। मेरे को बताना है कि पिछले साल जो हम लोग गए हैं चांद के ऊपर, वो आपने बताना है कि भाई वो उसका नाम क्या था। समझ आई बात? इसी तरह से चंद्रयान 3 पिछले साल वो भी गया है, इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो भी चांद के ऊपर पहुंचे, उसके साउथ पोल के ऊपर पहुंचे हैं चांद के। ठीक है, वो पहले हैं जो चांद के साउथ पोल के ऊपर पहुंचने वाले। तो उन्होंने कहा कि चांद के ऊपर एक मिशन गया है, वो वहां से ना उसकी कुछ चीजें वहां से लेके आया हुआ है, मतलब वहां पे वो चीजें उसने सॉइल वगैरह या समथिंग एल्स जो कंपाउंड्स हैं वो उसने कलेक्ट किए हैं और वो लेके जमीन के ऊपर आ गया। तो वो इन चीजों से वो स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन। तो केमिस्ट्री की कौन सी वो ब्रांच है जिसमें हम इसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं? डेफिनेटली तो मैंने आज ही पढ़ाया आपको, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन जो है वो किस में आ जाएगा, वो चला जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरी बात उसने ये कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कल मैंने आपको पढ़ाया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट कौन सी करती है, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री इसमें आ जाएगा।
एंड वाली जो है वो मैं आपको नहीं बता रहा, बहुत आसान है। केमिकल रिएक्शंस विद अनयूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ये आपने मेरे को बताना है ये किससे डील करेगा, कौन सी वो ब्रांच होगी, इसको आपने कमेंट के अंदर लाजमी तौर पे बता देना है। क्लियर होगी बात? अब कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो लाजमी पूछ लेना है। बाकी जो लोग बच्चे मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में देख रहे हैं तो मैं अब उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भाईजान जल्दी से अपने नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर ले लो। उस रजिस्टर के ऊपर कोई भी और चीज़ नहीं करनी, और नोट्स बनाने के बाद मेरे को इस नंबर के ऊपर शेयर करना है। व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपने ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्विजेज वगैरह से भी वहीं पर शेयर किए जाएंगे आपके पास, वहीं से आपको मिलेंगे। और जो वीडियो लेक्चर्स होंगे ये आपने लाइक करो, और आप वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उसके ऊपर शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई क्वेश्चन वगैरह जो मैंने पूछे उनके आंसर जल्दी करो। और सेंट्रल एशिया में वो जो कंट्री है उसका नाम अगर किसी को पता है तो ठीक है, वरना उसका नाम है कजाकिस्तान। उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर ज़खायर जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात? थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।